इन दोनों के पहले तो ये मानसिकता या मजबूरी का समझना कि कोई चारा ना रहा और भीख मांगनी पड़ेगी। तब ऑप्शन ये आता है कि हम मान लो भीख नहीं मांगे तो काम क्या करें। तो जैसे हम पूर्व में कहे कि 4 तरह के रोजगार बोले गए हैं, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी और भीख निदान। तो जीवन बसर करने के लिए भीख निदान। लेकिन दूसरा जैसा कहा कि भीख मांगने की नौबत आती है, हालत इतने खराब हो गए कि भीख मांगना पड़ता, उधार भी नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं है, अब तो भीख मांगने के अलावा या आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं। तब जाके चीजें खतरनाक होती। तो जैसा पूछा आपने कि भिक्षावृत्ति के लिए जनसंख्या है, तो जाहिर है जनसंख्या पिछले 70 सालों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 गुना बढ़ी है। तो धरती तो उतनी ही है साइज, खेती उतनी ही है, उससे कम ही हो गई है, तो रोजगार तो कम हो ही गए। नौकरी कैसे बढ़ सकती है जब जगह उतनी है और काम उतनी है। तो आदमियों की सेवा के क्षेत्र में नौकरी बढ़ सकती है और उसकी भी सीमा है। खेती बढ़ नहीं सकती, व्यापार थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो अंतिम है कि आके मारो या भीख मांगो, गुजारा भत्ता पे जियो। तो बढ़ती जनसंख्या तो एक कारण है, और गरीबी भी शायद बढ़ती जनसंख्या के कारण है। गरीबी के एक और भी आयाम है कि लोगों में कर्म के प्रति इच्छाएं कम होना, आराम से चीजें मिल जाएं, ये चीज ज्यादा। तो एक पहले जनसंख्या को हम लेंगे, उसके बाद हम गरीबी को लेंगे। जनसंख्या अगर एक मुद्दा है तो एक घर में जहाँ एक सीमित आय है और जहाँ 2 बच्चे हैं तो प्रति बच्चा खर्च ज़्यादा होगा बजाय उसके कि जिसके यहाँ 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे बाद में क्या करेंगे? अगर बाप रईस है तो सबको दुकान खुला सकता है, लेकिन अगर बाप भी एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग आय का प्राणी है तो बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ सकती है। तो देखोगे कि भीख मांगने की प्रथा कहाँ बढ़ी। भीख मांगने की प्रथा सिर्फ भारत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका और इंग्लैंड में भी। तो इसके दूसरे पहलू भी हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़ी, ये एक कारण है, लेकिन मशीनीकरण भी उसी तरह से बढ़ा। तो जो काम 10 आदमी कर सकते थे खेत में, वो 1 आदमी करने लगा ट्रैक्टर चला के। तो बैलों की जरूरत खत्म हो गई, आदमियों की जरूरत खत्म हो गई। आज अगर आदमियों को तुम काम देखो तो देश में अगर जितने 2 करोड़ 10 करोड़ रोजगार होते हैं वो सब बिल्डिंगें बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। प्राथमिकी क्षेत्र से काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। या तुम देखोगे कि खेती में लोग मिल ही नहीं रहे हैं जब जरूरत है। प्राथमिकी के काम ट्रैक्टर ने संभाल लिए, थ्रेसर ने संभाल लिए और लोग बेरोजगार। अगर द्वितीय कार्य सड़क बनाना, मकान बनाना ना रहे तो भीख मांगने की नौबत या गुजारा भत्ता या हत्या और अपराध बढ़ेंगे। तो जनसंख्या एक कारण है और मशीनीकरण दूसरा कारण। भारत में जनसंख्या का एक प्रोग्राम हुआ कि कम करना है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कदर था कि वो लंबे समय तक चल नहीं पाया। उसके क्रियान्वयन में बहुत खोट हुई और लोगों ने उस प्रोग्राम को ही छोड़ दिया। अभी एक सरकारी आदमी पहले होता था, आज भी पता नहीं होता है कि नहीं, जिला में जनसंख्या नियंत्रक कार्यालय। एक आदमी क्या करेगा? ऑफिस खोलेगा, बंद करेगा। कुछ सरकारी नौकरियों में अगर आप नसबंदी पहले करा लेते हो तो एक भत्ता दे देते, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देते थे। इससे क्या नियंत्रण होगा? कुछ जगह ऐसा भी है कि 2 बच्चों से ज़्यादा वो मेडिकल नहीं देंगे। तो भाई तो सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट में 5 बच्चे करेंगे तो क्या दिक्कत है? चाइना ने इसको कड़ाई से पालन किया, 1 ही बच्चा किया। तो वहाँ दूसरी दिक्कतें हैं कि लोगों में मानसिक रूप से विकास जो होना चाहिए था बच्चों का, आपसी मेल जोल वाला, वो आपसी भेदभाव वाला हो गया और एक विकृत समाज की तरफ वो बढ़ रहा है। अगर जल्दी ही वहाँ कदम नहीं उठाए गए कि एक घर में भाई बहन नहीं है तो जिस लड़के ने बहन देखी नहीं वो स्त्री के प्रति कैसे सम्मान रख पाए, या जिसने भाई नहीं देखा है
वो हो सकता है आदमी से घृणा ही करते थे। तो एक जो हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए था चाइना का, वो नहीं। भारत में वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया गया। दूसरे मुल्कों में ये बढ़ाया गया कि भाई जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी दुनिया पे वही राज करे। तो तथाकथित इंटेलेक्चुअल, चाहे वो बौद्ध के हों, हिंदुओं के हों या मुस्लिम के हों, उन्होंने कहा जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको हम इनाम देंगे। कुछ देश ऐसे थे कि जो पूंजीवादी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते, उनका यह है कि हमको लेबर सस्ता मिलना चाहिए और लेबर हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। तब उन देशों में जनसंख्या कम रहेगी जो पूंजीपति जहाँ रहते हैं, और दूसरे देशों में सामान या सस्ता काम कराने के लिए लेबर ज़्यादा चाहिए। समस्या आप झेलो, हमको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। तो आज फिलीपींस में काम कराएंगे, कल मलेशिया में कराएंगे, परसों इंडोनेशिया में, फिर भारत में, पाकिस्तान, ऐसा शिफ्ट होता रहता है उनका देश। उनको ज़्यादा जनसंख्या चाहिए, और जब काम शिफ्ट होगा जिस देश से दूसरे देश में, तो वहाँ भुखमरी आएगी, तो भीख मांगना एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, जैसे हमने बताया कि धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे परमात्मा का द्वार तो गरीबों के लिए खुला हुआ है। अमीरी बोझ है, गरीबी में नींद जो आती है वो अमीरी में कहाँ आती है। या पुराने जन्म के कर्मों के कारण आप गरीब हैं, तो गरीब पैदा हुए और इस जन्म में कुछ अच्छा काम कर नहीं पाएंगे तो गरीब मर जाएंगे। 5 वक्त नमाज पढ़ो, काम करने का समय कब मिलेगा, भैया कैसे रईस होगी। तो ये जो चीज़ें धार्मिक रूप से गरीबी को उत्थान करने की होनी चाहिए थी कि भाई पैसा तो चाहिए है, चीज़ें चाहिए हैं, कर्म करो। आप भविष्य बदल सकें ना बदल सकें, लेकिन वर्तमान में कर्म करके रात की नींद तो अच्छी ले ही सकते, और जो कर्म करोगे तो परिणाम तो आएंगे ही। तो एक गरीबी बढ़ो, और जनसंख्या जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो दोनों के एक साथ, एक का असर दूसरे पे, दूसरे का असर पहले पे। गरीबों में कहा जाता है कि एक बच्चा आएगा तो एक हाथ काम करने वाला आएगा। भिखारियों में कहा जाता है एक बच्चा पैदा होगा तो छोटे बच्चे को ज़्यादा भीख मिलेगी, और बच्चे नियंत्रण भी नहीं है वहाँ। नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, उसके कुछ पैसे लगेंगे। तो देखोगे कि गरीबों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। रईस तो अपने घर में देखते हैं 2 बच्चे 3 बच्चे, 100 बच्चे किसी बहुत धनाढ्य के घर में नहीं होते हैं, 10 बच्चे या 100 बच्चे। गरीबों में अमूमन 10 बच्चे मिल जाएंगे। तो ये पर्याय बन गए हैं एक दूसरे के, जनसंख्या के और गरीबी के। और तो अगर भिक्षा का क्षेत्र कम करना है तो ये ध्यान देना होगा जनसंख्या नियंत्रित रहे या ठीक ठीक रहे, नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, हार्मोनियस रहे, महिला और पुरुषों की संख्या ठीक ठाक बनी रहे, बाहरी हस्तक्षेप ना हो। इसके लिए जरूरी है कि समाज में सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा हो, कम हो ज़्यादा तो प्रकृति के हिसाब से कोई भूखे ना हो। सरकारें इसमें फेल हुई। तब हम बार बार आग्रह करे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक हो। तो जहाँ सबसे बड़ी आस्था है धार्मिक स्थलों पे, अगर वो लोग इस काम को लेंगे तो जाहिर तौर पे गरीबी कम हो सकती है या उतनी हो सकती है जो जीवन में हम ग्राह्य कर सकते हैं मान से। रोज वहाँ जाएंगे तो जनसंख्या के बारे में भी चर्चा होगी कि भाई ज़्यादा बच्चे हैं तो मुल्ला जी बताएंगे तो लोग सुनेंगे, पंडित जी बताएंगे तो लोग सुनेंगे। सरकार के नारों से, टीवी से, अखबार से कुछ लोगों को समझ में आ सकता है, लेकिन जहाँ पर जा ही नहीं रहे वहाँ कैसे समझ, जबकि समाज में धार्मिक आस्थाएं सब दूर जुड़ी हुई। तो गरीबी, जनसंख्या एक ठीक ठीक रहे, इसके लिए जरूरी है कि धार्मिक संप्रदाय आगे आए और भीख को प्रोत्साहित ना करें। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब लोग खुश होते हैं तो घर में मंदिर बनाते हैं, और बहुत खुश होते हैं तो लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। इसका दूसरा मतलब कि लोग अगर एक दूसरे को उपहार देने लगे तब कहा जा सकता है कि वह समाज विकसित हो गया है। अगर आज की डेट में आप किसी कॉलोनी में जाते हैं और वहाँ चीज़ें क्या बिक रही हैं ये देखते हैं तो आपको समाज में पता लग जाएगा।
अगर किसी समाज के या किसी गांव या शहर में एक राशन की दुकान है, बीड़ी बिक रही है, गुड़ बिक रहा है, वहीं मच्छी और गंदा सा तेल बिक रहा है, तो कैसी हालत होती। दूसरा समाज जहाँ पे एक अच्छा सा शॉपिंग की दुकान है, सब्जी भी साफ साफ है, 10-20 दुकानें हैं लाइन से, एक तीसरा शॉपिंग मॉल है, और एक चौथी है कि जहाँ फ्लावर्स भी बिक रहे हैं, फ्लावर पॉट्स भी बिक रहे हैं, संगीत का सामान भी बिक रहा है। तो ये विकास की दिशाओं में आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कहाँ जाती। तब अगर हम धर्म को या मंदिरों को पहले ठीक करें, मस्जिदों को ठीक करें, वहाँ एक समुचित व्यवस्था लाएं, तो समाज की चीज़ें जल्दी ठीक हो सकती। भूख, भुखमरी, भिखारीपन, भिखमंगापन, जनसंख्या, गरीबी आपस में जुड़े हुए, और ये आस्था के कारण और आस्था के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव।